अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को शाम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी। आज आपको बताएंगे कि 9 और 10 मुहर्रम में ज़ाहिर है एहतराम में कोई ख़ास पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं होती और ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो ओवरऑल भी एक निज़ाम है सारा रुक जाता है, लेकिन उसके बाद जो नज़र है वो रहेगी अगले हफ्ते के ऊपर, क्योंकि उसमें एक डिटेल जो एहतजाजी हिकमत अमली है उसका सामने आने का इम्कान है। इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि 10 मुहर्रम के बाद बताना है कि जी क्या हिकमत अमली है, उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। और इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वीडियोस भी आई हैं। पीटीआई के लोग इस बारे में अब हतमी प्लानिंग जो है उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं। इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं। वज़ीरिस्तान में जी आज एक अहम अमन जिरगा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शंस के लिए एक तारीख जारी कर दी गई है, शेड्यूल जारी कर दिया गया, उसके ऊपर भी बात होगी। ये भी आपको बताएंगे कि जरदारी साहब की छुट्टी होने के इम्कान की खबर आई है मार्केट में, उसमें कितना दम है। सनम जावेद साहिबा जो हैं उनकी एक जिसको आप कह लें कि कंपैरिजन बड़ा किया जा रहा है, ख़ास तौर पर उन फौजी लेडी अफसर के साथ कि जो आपको पता है कि बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों अपने एक लेक्चर देते हुए, जो क्लिप उनका जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में आया। ये तमाम खबरें आज इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जी सबसे पहले आपको बताएं कि आज सलमान अकरम राजा साहब ने और दीगर जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सलमान अकरम राजा साहब ने ख़ास तौर पर आज इस बात का जिक्र किया कि एहतजाजी हिकमत अमली बिल्कुल तैयार है और सूबाई हुकूमत हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है कि कोई हमें उसको गिराने की धमकियाँ देकर किसी तरह हमें कॉम्प्रोमाइज़ पर मजबूर करे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने इस दफ़ा एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई है जो सबको हैरान कर देगी। उसकी वजह ये कि हम जानते हैं कि जो सामने लोग बैठे हैं वो तो गोलियां मारने से भी बाज नहीं आते, तो उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों को गोलियों के सामने एक्सपोज नहीं करेंगे, हम उनकी हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। और इसके लिए अब जो हमारी हिकमत अमली होगी वो मुल्क भर के लिए होगी और उसके साथ साथ ऐसी हिकमत अमली होगी जिसमें बच्चे हमारे सेफ रहें। तो ये उनका आज का उसमें सारा जिक्र था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो जेल में लोग मौजूद हैं उनके साथ मेरी पहले भी गुफ्तगू हुई है, शाह महमूद कुरैशी वगैरह से मैं मिलता रहा हूँ और अब मैं दोबारा भी जाऊँगा, उनसे ज़रूर मुशावरत करेंगे। इस मौके पर मलिक अहमद भज्जर साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से उन्हें कहा जा रहा था कि जी आपकी जो 26 मेंबर्स हैं उनको डी-सीट कर दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदा आपको पता है कि स्पीकर असम्बली जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस भी लेके चले गए। तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जी मरियम नवाज साहिबा के सामने एहतजाज करना कोई कानूनी जुर्म नहीं है और हम ये एहतजाज करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हमें उस एहतजाज पे रोका जाएगा तो हम बाहर असम्बली लगाएंगे, हमारे लिए ये सीटें कोई मानी नहीं रखती। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप हमें इस तरह डरा धमका के खामोश करवा लेंगे तो वो हमारा हक है बोलना, हम बोलेंगे और ज़रूर एहतजाज भी करेंगे। और ये नहीं होगा कि मरियम साहिबा आएँ तो हम खामोशी से जो है वो अच्छे बच्चे बन के और खामोशी से गूंगे बहरे बन के उनका सारा ये सुने बैठ के लेक्चर वगैरह। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो वाज़ेह बात की है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके ऊपर आज एतराज़ उठाया और कहा कि ये मेंटालिटी आप देखें कि किस वजह से आप जो है लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को डी-सीट कराने चलें। वैसे आप आपस की बात है, उन्होंने तो ज़ाहिर इसके ऊपर एक रिएक्शन देना था। मैं खुद ये सोच रही थी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये ऐसा हो जाता है और वाकई पीटीआई के ये 26 लोग मुअत्तल करने के बजाय डी-सीट ही कर दिए जाते हैं, तो आप ये कितना बड़ा मजाक और तमाशा नया खोल रहे हैं जमहूरियत के लिए कि कल को तो किसी की भी मेजॉरिटी हुकूमत को ख़त्म करना कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। यानी किसी भी हुकूमत को लगे कि जी अपोजिशन जो है वो 2-4 मेंबर कम ज़्यादा करने हैं और उसके बाद हम आराम से अपनी गवर्नमेंट जो है उसको बदल सकते हैं, तो ये तो कोई मसला ही नहीं रह गया। यानी आप आराम से स्पीकर तो ज़ाहिर है जो मेजॉरिटी हुकूमत होती है उसी का होता है, उसको कह के वो कहे जी इन्होंने शोर शराबा किया, चलो जी डी-सीट कराओ और उसके बाद मज़े से ज़िमनी इलेक्शन में धांधली वांधली करके और आप अपनी मेजॉरिटी ले लो। यानी इससे तो फिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमतें बनना गिराना, लोगों का डी-सीट होना और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होना, ये तो कोई मायने नहीं रखता, फिर तो इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बेवकूफ़ाना, जाहिलाना और गैर जमहूरी इक़दाम है कि जो इन्होंने करने की सोची है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे बंदर के हाथ में माचिस आ गई और वो आग लगाता फिर रहा है।
तो इससे ज़्यादा अब बंदा इनको क्या शर्म दिलाए। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि फस्तायत की इनकी इंतहा है कि ये लोगों के वोट को क्या समझते हैं कि जी आपने 2-4 नारे क्या लगा दिए, वो कहते हैं जी हम आपको DCT करा देंगे। तो ये जो है वो इस वक्त है। बहरहाल आज एहतजाजी हिकमत अमली के हवाले से जुनैद अकबर खान साहब का भी एक पैगाम आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे जितने मर्जी डिफरेंसेस हों, लेकिन आपने बाहर निकलते हुए ये नहीं सोचना कि ये लीडर कौन है, हम किसके पीछे निकल रहे हैं, बल्कि आपने ये सोचना है कि आप इमरान खान के लिए निकल रहे हैं और आपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर उस कॉल के ऊपर बाहर निकलना है। तो ये उन्होंने एक दोबारा बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है। और इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो आज इस हवाले से भी है कि जो अंदाज़ा हो रहा है वो यही है कि जो हिकमत अमली का प्लान है उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ रोड्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है। मुख्तलिफ शहरों में एक साथ जब एहतजाज हो और एक ही शहर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जब एहतजाज हो तो सर्टनली हर जगह पे पहुंचना पुलिस का और वहाँ पे जाके क्रैकडाउन करना इतना मैसिव लेवल पर वो खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उसी सूरत में मुश्किल होगा अगर लोग ज़्यादा निकलेंगे। अगर कोई आप ये कहें कि जी लोग कम निकलें और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह का यानी चंद लोग निकलें तो वो तो फिर थोड़ी सी भी जो कोई उस इलाके की पुलिस है वो आके काबू कर सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद लोगों की हो तो फिर काबू करना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये जो एक हिकमत अमली है, देखते हैं अभी फाइनल जब उसकी शक्ल आएगी सामने तो क्या होती है। बज़ाहिर 10 मुहर्रम के बाद इसकी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। आज अलीमा खान साहिबा का भी यही कहना था कि जो हिकमत अमली बनाई है हम उस पर मुतमईन हैं। तो देखते हैं अब ये सरप्राइज़ किस वक्त और कैसे दिया जाता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीरिस्तान में हालात जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। एक तो यहाँ पर आपको पता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स के अटैक भी पिछले दिनों में हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने आज एक एहतजाज किया और एक बहुत बड़ा अमन जिरगा किया और ये काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे जो कि कबायली लोग थे वज़ीरिस्तान के, और उन्होंने इस जरगे में ये मुतालबा किया कि उनके इलाके में अमन कायम किया जाए। बेसिकली ऐसा महसूस हो रहा है कि अगरचे एक ऑपरेशन का पहले तज़किरा किया गया था कि जी हम इन इलाकों में ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक पॉलिटिकल मज़ामत आई और मुखालिफत हुई कि जी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद अब ऐसा लगता है कि वो मज़ामत या मुखालिफत की तो गई है लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन जो है ये जारी भी हैं। तो बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि इन ऑपरेशंस और जो ये ड्रोन अटैक्स वगैरह भी हुए हैं उसकी वजह से जो वहाँ के मकामी कबायली लोग हैं उन्होंने ये बाहर निकल कर पैगाम दिया कि हमें अपने इलाकों में कोई ऑपरेशंस नहीं चाहिए और हमें अपने इलाकों में अमन चाहिए। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था, लेकिन इसमें मुझे कोई सूबाई हुकूमत की उस तरह से रिप्रेजेंटेशन तो दिखी नहीं है और ना इसके ऊपर कोई PTI का मौक़िफ़ सामने आया है कि क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि बज़ाहिर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी है वो तो ये है कि जी हम किसी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशंस तो हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें भी आ रही होती हैं कि जी ऑपरेशन हो रहे हैं। और साथ में हम ड्रोन अटैक्स भी हमने पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर 3-4 देख ली हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसकी वजह से ये तो लगता है कि कोई वहाँ पे सिलसिला तो जारी है। अब इसके ऊपर एक वाज़ेह पॉलिसी का मेरा ख्याल है आना ज़रूरी है, जिसके ऊपर अभी तक एक खामोशी ज़रूर है। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हुकूमत FIR दर्ज कराए ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ और उनके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़, लेकिन हमने नहीं देखा कि ऐसी कोई FIR दर्ज कराई गई हो, बल्कि एक करारदाद सिर्फ जो थी वो पास करवाई गई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, लेकिन कोई FIR कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इसके ऊपर कोई आके किसी ने बताया कि हम करवाने जा रहे हैं, अगर नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई, तो उसका कोई फॉलोअप जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है KP की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से कि जो मिनरल्स हैं उनके लिए हो सकता है कि जो अगली एक मुमकिना कानून साजी है उसके थ्रू कोशिश ये की जाए कि ये जो मामला है सूबाई हुकूमत से निकाल कर वफाकी हुकूमत के अंडर कर दिया जाए, जिसकी वजह से अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि जी KP के जो मादनियात हैं उनके हवाले से कोई उन्होंने मुआहदे करने हैं बैरून ममालिक से या कुछ भी उसके बारे में फ़ैसले करने हैं, तो वो अपने तौर पर ये फ़ैसले कर सकें, भले उसमें जो उनकी सूबाई हुकूमत है वो ऑन बोर्ड हो या ना हो। तो ये खदशा अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि इस बात का जिक्र जो है वो ट्रंप भी कर चुके हैं कि जनाब हम इनकी जो मादनियात हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस तरफ कुछ ना कुछ मशकूक सूरत हाल की तरफ इशारा करती नज़र ज़रूर आती हैं। तो बहरहाल ये तो केपी के हवाले से चीज़ें हैं। अब आपको बताते हैं कि जो ओवरऑल एक इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। तो आज अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसका जो उस दिन का ऑर्डर था लास्ट समात का वो जारी हुआ है, जिसके मुताबिक जो नैब के प्रोसिक्यूटर की इस्तदा थी कि हमें तैयारी के लिए मोहलत दी जाए, वो मोहलत उन्हें दे दी गई है। अगली तारीख कब है या वो मोहलत कब तक मिली रहेगी इसके बारे में ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा, अगली तारीख नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का जो केस है एक दफ़ा फिर लटक गया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियाँ हो गई हैं गर्मियों की, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं सरफराज डोगर साहब वो तो मौजूद रहेंगे अपने मुकदमात की समाअत के लिए, लेकिन जो बाकी जजेस हैं वो वक्तन फ़वक्तन छुट्टियों पर जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब का जो केस सुन रहे हैं जज साहब वो जस्टिस आसिफ साहब हैं, जो कि चीफ जस्टिस के साथ इस बेंच का हिस्सा हैं। अब चीफ जस्टिस साहब तो मौजूद हैं, लेकिन दूसरे जज साहब जो हैं वो छुट्टी पर जा रहे हैं, और वो तकरीबन इस पूरे मंथ में अवेलेबल नहीं होंगे, आखिर में आएंगे और उसके बाद दोबारा वो एक हफ्ते के बाद छुट्टी पे चले जाएंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब इन गर्मियों की छुट्टियों में इमरान खान साहब के केस की समाअत मुश्किल है। एक और बात भी मैं बता दूं कि अगरचे ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ज़मानत वगैरह के केसेस छुट्टियों में भी सुने जाते हैं, और अगर उसके लिए बेंच की तब्दीली दरकार हो तो वो भी कर ली जाती है। और ये वाला केस तो अभी कोई इसकी आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं हुए, आपको पता है सिर्फ नोटिस ही हुए हैं। उसके बाद नैब ने कहा जी हमने प्रोसिक्यूटर लाना है, प्रोसिक्यूटर आया तो उसने कहा जी अब हमने तो अभी केस को पूरा जायज़ा लेना है, तो इस पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। तो अगर अभी जस्टिस साहब जो आसिफ साहब हैं उन्होंने तो केस तो सुना ही नहीं है, तो अगर नए सिरे से एक केस सुनना ही है तो फिर उसमें किसी भी और दूसरे जज के साथ मिल के एक डिविजनल बेंच बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब तब होता है जब इसकी नीयत हो, और नीयत तो इस वक्त ये है कि किसी भी तरह इस केस को पेंडिंग में डालना है, किसी भी तरह इस केस को इल्तवा का शिकार करना है। तो इसलिए कोई मुझे इसमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि फौरी तौर पर कोई बेंच बन जाएगा और इमरान खान साहब की ज़मानत का केस जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये आज बहरहाल एक डेवलपमेंट नज़र आई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर आई कि 21 जुलाई को सेनेट का जो इलेक्शन है उसके लिए डेट और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये वही बात है जो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताई थी कि अब केपी असम्बली में इन्होंने चूँकि अपोजिशन को मजबूत किया है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद अब ये सेनेट के इलेक्शन करा देंगे और वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती जमातों को मिल जाए। इसलिए अब इन्होंने ये जो अपनी पूरी शेड्यूल है इसका जारी कर दिया है। तो अब से तकरीबन आप समझ लें कि कितने दिन बनते हैं, 15 दिन बाद तकरीबन ये जो है हो जाएगी इसके ऊपर पोलिंग, और सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हो जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या जो मैंने आपको उस दिन बताई थी इसकी डिटेल के तकरीबन 6 या 7 सेनेटर्स जो हैं वो पीटीआई को मिल सकते हैं। अगर इतने सेनेटर्स पीटीआई बनवाने में कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के तमाम जो एमपीएज हैं वो जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई बिका नहीं है, कोई हुकूमत के साथ गया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जितने इनके बनते हैं सेनेटर उससे कम सेनेटर वोट मिलते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि इनके अंदर से भी कुछ लोग जो हैं वो हुकूमती जमातों के साथ राब्तों में हैं। अगरचे अभी तक यही कह रही हैं एएनपी हो JUIF हो कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं अदम एतमाद में, या हम अपोजिशन के लोग हैं, हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। लेकिन बज़ाहिर इन तमाम मौक़ों के ऊपर पता चल जाएगा कि जी क्या वाकई हुकूमत के पास कोई इनके मेंबर्स हैं या बस ये शोर शराबा ही डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको इंडिकेशन दे देंगी। अब मैं बात करूँगी जी मरियम नवाज़ साहिबा की, जिन्होंने मुहर्रम के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं अपने बैनर्स और पोस्टर्स लगाए हुए हैं। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मुहर्रम का एक महीना ऐसा होता है कि जिसमें तमाम मुसलमान पानी पिलाने के हवाले से बड़े जज्बाती भी होते हैं, और ज़ाहिर है हर कोई इस तकलीफ़ में मुब्तला होता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले खाना को जिस तरह प्यासा रखा गया था करबला के मैदान में, तो उसकी तकलीफ़ का भी एक एहसास होता है। तो हर कोई बड़े ज़ौक़ शौक़ से सबको पानी पिलाता है उस जज्बे की कदर करते हुए। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि पानी पिलाने को भी, सबील लगाने को भी अपने लिए एक इश्तहारबाजी का मौका बना लिया गया। मतलब मुझे वो बैनर्स देख के जो है ना वो शर्म आ रही थी कि यानी आपने अगर कोई सबील पानी की लगाई है तो आप उस पर भी बैनर साथ चिपकाएंगे कि जी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से पानी की सबील का एहतमाम अज़ादारान के लिए।
मतलब है यार, आप देखें तो गरीब क्या अमीर क्या, जगह जगह लोग बाहर नीचे पानी की सबीलें लगाकर जो है वो खड़े होते हैं कि जनाब गुजरते हुए राहगीरों को पानी पिला रहे होते हैं, अज़ादारान को पिला रहे होते हैं। और इसमें कोई वो शिया सुन्नी वाली बात भी नहीं है, ये तो सब सवाब के लिए कर रहे होते हैं कि पानी की सबील लगाई जाए, लोगों को खाना खिलाया जाए। और उसके लिए वो कोई यकीन मानिए इश्तिहारबाजी भी नहीं कर रहे होते, कोई वो अपनी वो बढ़ चढ़ के रियाकारी नहीं कर रहे होते, शोशा नहीं बना रहे होते कि जी हमने बड़ी पानी की सबील लगा ली तो बड़ा कोई हमने कारनामा कर लिया। लोग खालिस्तान ये अपने जो जज्बात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये काम करते हैं। लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये लोगों को पानी पिलाने पर भी शक्ल चिपकाते हैं कि देखो हम कितना एहसान कर रहे हैं कि तुम्हें पानी पिला रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग ऐसे मौक़ों के ऊपर भी अपनी शक्लें दिखाने से, शक्लें चिपकाने से बाज नहीं आते। ये किस कदर जहनी बीमार लोग हैं, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है। अब तो इनके अपने लोग हाथ खड़े कर चुके हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर तो मुझे दिल से तकलीफ़ हुई कि यानी कोई मौका तो आप जाने दें कि जहाँ पर आप अपनी अना को, अपनी ज़ात को भूल जाएं और जो एक उस चीज़ का मकसद है, जो उसकी कुर्बानी है, उसको एज़ इट इज़ याद कर लें। आप लोगों को पानी पिलाने के ऊपर भी एहसान जितलाएंगे कि जी देख लो हमने पानी पिला दिया, फिटे मुंह आपकी सोच का। ये तो यही कहने को दिल चाहता है। इस तरह के ये लोग हैं। बहरहाल दूसरी तरफ आज मैं एक कंपैरिजन देख रही थी कि बहुत ज़्यादा हुआ, और ये कंपैरिजन था जी सनम जावेद के साथ बात की जा रही थी ईमान दुर्रानी की, जो कैप्टन ईमान दुर्रानी हैं, फ़ौजी अफसर हैं, और उनकी एक वीडियो के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई पिछले दिनों। तो बहुत से लोगों ने उसको काउंटर करने के लिए, जो ख़ास तौर पर टाउट्स हैं, वो आगे आए और उन्होंने शुरू कर दी एक किरदार कुशी की कोशिश सनम जावेद की, और कंपैरिजन अपनी तरफ से बना लिया कि जी देखिए ये वो लोग ईमान दुर्रानी पे तनकीद कर रहे हैं जिनकी जो फेवरेट हैं या जिनकी जो मॉडल हैं, जिनकी जो, और बड़े गलीज़ किस्म के भी बाज़ लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए कि जी ये, अब ये इतने शर्मनाक लोग हैं कि हालांकि जो बात अगर आप देखें ईमान दुर्रानी कर रही हैं, उनकी बात पे तनकीद ज़रूर हुई है, लेकिन उनकी ज़ात पे तो कोई तनकीद नहीं कर रहा था। कम अज़ कम जो नॉन अकाउंट्स हैं उनमें से मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई उस लिहाज की बदतमीज़ी वाली तनकीद की। हाँ, अननोन अकाउंट्स ने ज़रूर की है, लेकिन नॉन अकाउंट्स में से किसी ने इस तरह की बात नहीं की। बजाय इसके कि उस तनकीद का जवाब दिया जाता कि भाई वो सही कह रही हैं, वो गलत कह रही हैं, या उन पे तनकीद गलत हो रही है, तो आप दलाइल से जवाब दें। उल्टा उसके बदले में इन्होंने सोचा कि चलो जी हम बदला पूरा कर लें किसी पीटीआई की जो खातून है उनकी किरदारकुशी करके, जिनका उस मामले से कोई ताल्लुक भी ना हो, और वो सनम जावेद इनको आसान हदफ लगती हैं, और उनके ऊपर जो है उन्होंने अजीबो गरीब किस्म के जुमले कसने शुरू कर दिए और इस तरह की गुफ्तगू की। हालांकि ये एक अलग बात है कि जब इसके ऊपर उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया और पूछा कि जी आप क्या चाहेंगे, आपकी बेटी सनम जावेद बने या ईमान दुर्रानी, तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी सनम जावेद की तरह बहादुर बने, जिसने इतनी बहादुरी से जेल काटी, और ऐसी जेल काटी जो मर्द भी नहीं जेल काट सके। तो उन्होंने तो अपनी बहादुरी साबित की है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस मेंटालिटी के लोग हैं कि जिनके पास दलील नहीं होती, तो ये कहते हैं कि चलो जी दलील नहीं है तो जलील करके देख लें, और किसी को हम, ये अलग बात है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में, वो फिर भी बहुत से लोगों को इज़्ज़त से नवाजता है और बहुत से लोग फिर भी जलील ही हो जाते हैं खुद ही, वो एक अलग मामला है कि ये मामला ही अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन इन लोगों की मेंटालिटी देखिए कि काउंटर करने के लिए इनके पास कुछ नहीं और होता तो ये उठा के इस तरह की चीप हरकतों के ऊपर उतर आते हैं। लेकिन बहरहाल सनम जावेद साहिबा बहादुर खातून है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है जिस तरह से उन्होंने जेल काटी है। और फिर दूसरी बात यह है कि उनकी बहुत सी चीज़ों पे, उनकी राय पे, उनके तर्ज गुफ्तगू पे बाज़ लोग तनकीद भी करते हैं, हो भी सकती है, ज़ाहिर सी बात है किसी भी शख्स पे तनकीद हो सकती है जब आप बाहर अपनी वोकल होकर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये कहना कि जी आप किसी की किरदारकुशी शुरू कर दें और इस तरह की बात करना कि जिससे आप जानबूझकर यूँ कह लें कि जो किसी की तनकीद का बदला किसी और से लेने की कोशिश करें, तो उसके बाद इस मेंटालिटी को मज़ीद क्या कहा जा सकता है। बहरहाल जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।